हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि मैंने ना अभी अपनी लेटेस्ट एक लास्ट वीडियो बनाई थी, क्योंकि आप लोगों के ना काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया न्यू जो वैकेंसी है साइकिल 6 की जो वैकेंसी है, या फिर जो 2024 की वैकेंसी है वो कब तक आएगी। जीडीएस बीपीएम की, जीडीएस बीपीएम की जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनकी जो वैकेंसी है वो अभी तक नहीं आई, तो वो कब तक आएगी। तो इसके रिगार्डिंग में मैंने अभी हाल फिलहाल एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था एक ऑफिशियल अपडेट अबाउट की वैकेंसी कब तक आएगी, और मेरे अंदाजे से मैंने आप लोगों को वहाँ पे डेट भी कंफर्म की है कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। साथ ही साथ में मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया कि कितनी की वैकेंसी आएगी, और जब वैकेंसी आएगी तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो मतलब वो सब बताने के बावजूद आप में से हमारे जो मतलब काफ़ी व्यूअर्स हैं उनका कमेंट थे, उनके क्वेश्चंस थे कि भैया इसको मतलब अगर अप्लाई करने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और उसके बाद में जैसे कि ये अगर हम अप्लाई कर देते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। यानी कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो पहली बात तो उन्होंने जैसे पूछी कि हमारा कट ऑफ क्या रहेगा, कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, और कितना परसेंट जो मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था, कितने कट ऑफ अब की बार जा सकता है, उसके रिगार्डिंग अभी हम बात करेंगे। और साथ के साथ में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो मतलब पहली बात तो कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में प्रोसेस क्या रहेगा, कि हमारी सिलेक्शन से लेके हमारी ज्वाइनिंग तक का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। उसके रिगार्डिंग जो आप लोगों की ये जो क्वेरीज हैं वो सारी आपको आज की इस वाली वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सो बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके पास क्या-क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं, और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसके साथ ही साथ में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके 15 दिन के अंदर-अंदर आपको जाना होता है जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है। मतलब वहाँ पे जहाँ पे भी आप अपना चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वहाँ पे आपको हेड ऑफिस में जाना पड़ता है, और आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाने पड़ते हैं। तो आपको एट द एंड मतलब मूवमेंट भी जब आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपको नहीं मिलता है, या फिर वो कोई फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर देखें कि आपके जो एंश्योर ये ज़रूर कर लें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब प्रॉपर हैं, वो सब सही हैं या फिर नहीं, उनमें कुछ अपडेशन कराने वाला तो नहीं है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं सिलेक्शन पाने के लिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन से वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने होते हैं, दिखाने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि पहले आप एप्लीकेशन फिलअप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें कि आपका नेम की स्पेलिंग, आपके फादर्स नेम की स्पेलिंग और आपका एड्रेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो आप उसको अभी से नोट डाउन करके रखो, और अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई एड्रेस में दिक्कत है, आपके फादर नेम में दिक्कत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, या आपके नेम की स्पेलिंग में कोई दिक्कत है, तो उसको अभी से ही ठीक करवा लो। क्योंकि यार देखो, जब वैकेंसी निकलेगी, जब भी निकलेगी, ऐसे नहीं है कि आज निकलेगी, कल निकलेगी या महीने के बाद में निकलेगी, नहीं। जब भी निकलेगी ना वैकेंसी, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इन सब चीज़ों को फिर देखो एंड देन आप इसको अपडेट कराओ। क्योंकि वहाँ पे चलो ऐसे अगर आप वहाँ पे जाके बोलोगे हेड ऑफिस में, तो वो मैक्सिमम आपको चलो टाइम दे देते हैं, हफ्ते 10 दिन का टाइम दे देते हैं, बट उससे ज़्यादा वो टाइम नहीं देते हैं। और अगर उसी टाइम लाइन के अंदर अंदर अगर आपके प्रोसेस जो है या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है अगर आपने सबमिट नहीं किया, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए अभी हमारे पास खुला टाइम है जब तक वैकेंसी नहीं आती है, और अभी ही आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे सही करवा कर रख सकते हो, और अगर उनमें कोई मिस्टेक है, अगर उनमें कोई दिक्कत है तो ठीक है। तो आधार कार्ड में आप लोगों को ये सब चीज़ें अपनी देखनी है, अगर वो सब सही है तो आपका एक डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि आप उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब रख सकते हो कि आपको कल को अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है आधार कार्ड को। उसके बाद में पैन कार्ड, अगर आपका अभी तक पैन कार्ड नहीं बना है तो आप जल्दी से जल्दी अपना पैन कार्ड जो है वो बनवा लो। क्योंकि कल को जब आप मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसमें तो चलो कोई मतलब ज़रूरत नहीं होती पैन कार्ड की, बट जब आपका कल को सिलेक्शन मान लो हो जाता है, तो उसके बाद में अगर आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको सैलरी चाहिए, या फिर इसके ना 3 प्रोसेस होते हैं मेन, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो होता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस जिसके कंप्लीट हो जाते हैं, उनको ही एट द एंड जो है ज्वाइनिंग वो दी जाती है, अदरवाइज ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब मस्ट होता है, ये आपको चाहिए ही चाहिए होता है। और जब अगर आपका मतलब पैन कार्ड नहीं बना होता तो फिर आपको वहाँ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है।
तो आप अभी से अपना पैन कार्ड बनवा कर रखो। पैन कार्ड यार कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं, 110 रुपये में ऑनलाइन भरोगे आप फीस, 15 दिन के अंदर आपका बन के आ जाएगा। और पैन कार्ड हर एक चीज़ में यूज़ होता है। कल को अगर आपने किसी बैंक में जाके अकाउंट भी खुलवाना है तो वहाँ पे भी पैन कार्ड लगेगा, हर एक चीज़ में पैन कार्ड लगेगा। तो आप अपना पैन कार्ड जो है वो जल्दी से जल्दी बनवा लो। और पैन कार्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, अपना फादर्स नेम और अपना खुद का नेम की स्पेलिंग, ठीक है। अगर वो सब कुछ सही है तो आपका पैन कार्ड भी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद में आपको चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जिसके बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, अपने 10th क्लास की डीएमसी यानी कि 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट, जिसमें कि पूरे आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे होते हैं, वो आपको चाहिए होता है। और आप इसी के अकॉर्डिंग जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो मार्क्स है वो भरने रहते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जब आप अपने मार्क्स भरोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज बनेगी, एंड परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है उसके आधार के ऊपर ही आपका जो मतलब सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो 10th क्लास की डीएमसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरो, वैसे तो आपको देखो वीडियो देखने को मिल जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, बट अभी इस वीडियो में आप लोगों को एक ये थोड़ा मतलब रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि अपने जब भी आप मार्क्स भरते हो ना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो वो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल देख के भरा करो। उसमें ना बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि मान लो काफ़ी ना बंदे ऐसे होते हैं, उनकी परसेंटेज तो सही बन रही होती है बट उन्होंने अपने इंग्लिश वाले मार्क्स मैथ में डाल दिए, मैथ वाले हिंदी में डाल दिए, हिंदी वाले इंग्लिश में डाल दिए, तो मतलब उल्टा पुल्ट कर देते हैं मार्क्स को। और कल को जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी परसेंटेज तो सेम बनती है, बट आपकी इस छोटी सी मिस्टेक के कारण, क्योंकि आपने गलत मार्क्स भर दिए गलत सब्जेक्ट्स के आगे, तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है तो उसको भी ध्यान से, और अपने जो 10th क्लास की जैसी डीएमसी है उसमें भी आप अपना नाम चेक करो, आप अपना फादर्स नेम चेक करो, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी उसके साथ मैच की जाएगी, तो उसमें भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैच करो। अगर वो सब कुछ सही है तो आपका ये थर्ड डॉक्यूमेंट भी सही हो गया। उसके बाद में आपको चाहिए होता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल हो तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बट अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी वगैरह हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर आपको रिजर्वेशंस मिलती हैं, एंड रिजर्वेशंस के अकॉर्डिंग ही आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जरूरी होता है, कि फिर वो देखेंगे कि आप इस कास्ट से एक्चुअली में बिलोंग करते हो या नहीं हो। एंड अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तब आपको सिलेक्शन जो है वो दी जाती है। अभी कास्ट सर्टिफिकेट जिनका भी नहीं बना हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी अपना बनवा लो। और इसमें ना दो फॉर्मेट में बनता है, एक तो ये बनता है स्टेट के फॉर्मेट में और एक बनता है सेंट्रल के फॉर्मेट में। तो ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल के फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका अगर स्टेट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पे आपको सेंट्रल के ही फॉर्मेट में अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट है बट वो स्टेट के फॉर्मेट का है, क्योंकि ऊपर ना लिखा होता है कि ये सेंटर वाला है या स्टेट वाला है, वो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देख सकते हो। तो अगर वो स्टेट का है तो आप मतलब वो भी रखो, उसको कहीं देने की जरूरत नहीं है, बट आप साथ के साथ में अपना एक सेंट्रल फॉर्मेट का भी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोग सोचते हैं कि हमने एक बार बनवा लिया ये हमारे हमेशा के लिए काम आएगा, नहीं। उसकी एक वैलिडिटी होती है कास्ट सर्टिफिकेट की, 3 साल, 1 साल, 5 साल। तो वो उसके ऊपर डेट लिखी होती है सर्टिफिकेट के ऊपर कि ये कब तक वैलिड है, और वो आप देखो कि अगर वो वैलिड है तो ठीक है, अगर वो वैलिड नहीं है तो आप उसको जल्दी से जल्दी रिन्यू करवाने के लिए एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए होता है अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपको अपना नाम सही तरीके से चेक करना होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से चेक करनी होती है, अपना एड्रेस और अपने फादर का नेम, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में देखनी होती है। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके 10th क्लास की जो डीएमसी है उसके ऊपर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही आप एप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हो। बट डेट ऑफ बर्थ अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो इसको अपने साथ लेके जा सकते हो। उसके बाद में आपको चाहिए होता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि जितना भी काम होता है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर है या फिर किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर अगर कोई भी काम हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में कोई भी काम हो रहा है, वो सब कंप्यूटर्स पे काम हो रहा है। एंड आपको यहाँ पे ये एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि आपको कंप्यूटर जो है वो चलाना आता है, एंड आप कंप्यूटर लिटरेट हो, यानी कि आपने कंप्यूटर जो है वो सीखा हुआ है। अभी इसमें देखो, अगर आपने 10th क्लास में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आपको अलग से एडिशनल कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जो ज़रूरत वो नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने अपने 10th क्लास में कंप्यूटर जो मतलब होता है कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो मतलब अगर आगे कहीं फर्दर स्टडीज़ में अपने, चाहे मान लो डिप्लोमा कर रखा आपने कंप्यूटर में, या फिर आपने +2 में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखा है, या फिर आपने कोई और स्टडीज़ कर रखी है कंप्यूटर से रिलेटेड,
तो वो भी चल जाएगी। बट अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड ना 10th में स्टडी की है, ना 12th में, ना आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो आपको 3 महीने का, एटलीस्ट 3 महीने का किसी रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर सेंटर से एक कंप्यूटर लिटरेट का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। या तो आप वहाँ पे अभी से लग जाओ और अपना 3 महीने का कंप्लीट करके एक सर्टिफिकेट बनवा लो कि मैंने कंप्यूटर सीख लिया है। और अगर आपने अपनी स्टडीज़ वगैरह में, क्लासेस में, या फिर अपने स्कूल में, कॉलेज में कहीं पर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट स्टडी कर रखा है, तो वो चल जाएगा। फिर आपको एडिशनल किसी भी सर्टिफिकेट की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या क्या अभी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, और आप अभी से इनको रेडी करके रखो, क्योंकि जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है। और जब एक बार वैकेंसी आ गई तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको अगर आपके किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो वो आप अपडेट करवा सको, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो इन सबको अभी से अप टू डेट करवा के रखो, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। जो जीडीएस कैंडिडेट अगर आप कल को सिलेक्ट हो जाते हो, जैसे कि वैकेंसी आएगी, अगर उसमें आप सिलेक्शन पा लेते हो, तो फिर आपका आगे का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। बट इसके रिगार्डिंग हम बात करने से पहले अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कट ऑफ के बारे में। तो जो कट ऑफ जाता है ना, अगर हम जर्नल्स की बात करें, जो यूआर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनका कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है। अभी आप लोगों को भी पता ही होगा इतना तो उनका जो कट ऑफ है वो 95 प्लस ही जाता है। अभी अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर तो 100% भी कट ऑफ गया था। क्यों? क्योंकि कोरोना वाले बच्चे वहाँ पे शामिल हो गए थे, और कोरोना वालों का आपको पता ही है, सबको 100% दे रखा है। ठीक है, बट अब की बार क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि कोरोना वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई करें, क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर 100% कट ऑफ तो चला गया था। जिनके कोरोना वाले जो बच्चे थे, जिनके 100% आए हुए थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया था। बट एट द टाइम ऑफ जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में ना एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, जब उनकी ट्रेनिंग करवाई गई, तो उन बच्चों को इतना कुछ काम करना आ नहीं रहा था, तो इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। या फिर किसी के डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई दिक्कत पाई गई तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग मान के चलो कि जो बंदा मतलब सही से पढ़ रहा है, जो अच्छे से पढ़ रहा है, तो उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही। और जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ आप मान के चलो 90 से प्लस ही जाएगा आपकी बार भी, क्योंकि यार मार्क्स जो है वो भर भर के आते हैं 10th क्लास में बच्चों के। तो 90 से कम जो मतलब है कट ऑफ जाने का तो कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बाकी अगर हम दूसरे कास्ट की बात करें, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी वगैरह, तो अगर आपके 80% से अबव है 10th क्लास में, तो आप जरूर से अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करो। यहाँ पे 50-50% चांसेस रहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कई बार कट ऑफ 99 भी चला जाता है, देखो इन कास्ट वालों का, जो मतलब अदर कास्ट है। और कई बार जो मतलब कट ऑफ है वो 83, 82, या फिर कई बार तो 80 से भी कम पे आ जाता है। ठीक है, तो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो जरूर से फिलअप करो, क्योंकि यार नॉमिनल सी फीस रहती है। जो मतलब मेल कैंडिडेट्स हैं, जो जर्नल है, जो यूआर है एंड ईडब्ल्यूएस है, सिर्फ उनको 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अदरवाइज जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको तो बिल्कुल भी फीस पे करनी नहीं होती, उनका फ्री में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। और जो गर्ल्स कैंडिडेट है, जो फीमेल कैंडिडेट है, उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। ठीक है, तो अपना फॉर्म जरूर से फिलअप करो। बाकी कल को सिलेक्शन हो ना हो, वो अभी मतलब किस्मत की बात है कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, हमारे टाइम की, मतलब जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो तब ना कट ऑफ देखो गई थी, तब कट ऑफ गई थी 96%, एंड मेरे 98% के अराउंड थे, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ था। एंड मतलब ना उस टाइम कोरोना वाले बच्चे भी इतने नहीं थे, तो इसलिए वहाँ जब मतलब गया था ना कट ऑफ, वो एक जेन्युइन कट ऑफ था कि 96% तक गया। उसके बाद में जब सेकंड लिस्ट निकली तो 94% तक भी कट ऑफ चला गया था। एंड जो मतलब दूसरे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनका 85% तक भी कट ऑफ जो है वो चला गया था। और साथ के साथ में आप में से जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, वो अगर हो तो अगर आपके मतलब 60% से ऊपर है तब भी आप भरो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि ना पिछली बार जो मिनिमम कट ऑफ गया था ना एक पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट का, उनका गया था मेरे मे बी 37, पता नहीं 38%, हाँ इतना ही कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। एक स्टेट का था, पता नहीं किस सर्कल का, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं है किस सर्कल का था, बट हाँ इतना कट ऑफ वो है जरूर गया था। क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स बहुत कम अप्लाई करते हैं, और अगर आप अप्लाई करते हैं एंड अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो इससे और खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे होल प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ जीडीएस कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे क्या कुछ प्रोसेस रहता है, तो मेन अभी आप देखो, सबसे पहले अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको
सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको लेके जाने होते हैं। एंड वहाँ पे आपकी जो आपने परसेंटेज अपनी 10th क्लास में खुद डाली है, जो आपने मार्क्स वगैरह डाले हैं, वो सब चेक किए जाएंगे। आपके नेम की स्पेलिंग वगैरह सब चेक की जाएगी, आपका आधार कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी चेक की जाएगी। यानी कि आपने अपनी तरफ से जो भी अपनी डिटेल्स डाली होती है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो सब कुछ चेक की जाती है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद में जब आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपका होता है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन 15 डेज। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको लेटर आ जाता है। और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स आपके हार्ड कॉपी जो है उनकी रख ली जाती है, सबमिट कर ली जाती है, ताकि मतलब वो फिर आगे ना बोर्ड्स में भेजे जाते हैं। जैसे कि अगर आपने सीबीएसई से 10th क्लास किया तो आपका सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास की जो वो सर्टिफिकेट है वो भेजा जाएगा, देखने के लिए कि ये जेन्युइन है या नहीं, या फिर ये कहीं बाहर से डुप्लीकेट वगैरह तो नहीं बनवा रखा। तो वो आपके जो हार्ड कॉपी होती है ना डॉक्यूमेंट्स की, वो चेक करने के लिए भेजे जाते हैं। आपकी 10th की डीएमसी आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड में भेजी जाती है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके सेंटर या स्टेट का जहाँ का भी है वहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको दिया जाता है एक अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, उसकी आपको 3 कॉपी दी जाती है। एक दी जाती है पुलिस में, क्योंकि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, एक वहाँ पे ऑफिस कॉपी रखी जाती है, और एक दी जाती है मेडिकल ऑफिसर को, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होता है, मेडिकल। तो अटेस्टेशन फॉर्म आपको खुद से भरना होता है, और आपकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे मांगी जाती है कि आप कितने से कितने साल तक मतलब कहाँ पे रहे हो, एंड अभी आप जहाँ पे करंट लोकेशन पे रह रहे हो तो आप वहाँ पे कितने साल से रह रहे हो, आपने स्टडीज़ में क्या क्या कर रखा है, कितने कितने साल आपने कहाँ किस स्कूल में लगाए हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे आपको भरना होता है अटेस्टेशन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट सबमिशन आपको करना पड़ता है, जो कि आपका एक गेस्टेड ऑफिसर जो होते हैं, चाहे आपके स्कूल की प्रिंसिपल लगा लो, गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल, आप उनके मतलब स्टैम्प विद साइन करवा सकते हो, या फिर कोई एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, आप उनके गेस्टेड ऑफिसर्स के साइन जो है वो करवा सकते हो, या फिर कोई भी गेस्टेड ऑफिसर है आप उनके जो स्टैम्प विद साइन है करवा के आपको करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर एंड सबमिट करना होता है कि मैंने, जैसे कि आपका करेक्टर वो आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मान लो अगर आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल से अपनी 10th या +2 की है, तो वहाँ के आप प्रिंसिपल से अगर आपकी अच्छी बनती हो तो आप वहाँ पे जाके उनके स्टैम्प विद साइन करवा सकते हो, एंड वो लिखेंगे कि ये बच्चा हमारे पास इतने साल तक पढ़ा है और इसका एक गुड मॉरल करेक्टर है, ठीक है ना। तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाने होते हैं। एक आईडी सर्टिफिकेट सबमिशन की, आईडी में क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो जेन्युइन है, यानी कि आप ही हर्ष अग्रवाल हो, ये उनको एक प्रूफ देना होता है, ठीक है ना। अभी जैसे कि मैंने दिया कि मैं ही हर्ष अग्रवाल हूँ, तो वो भी एक गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाना होता है एंड वो सबमिट करना होता है। ऊपर वाला हमारा करेक्टर का सर्टिफिकेट होता है कि हमारा मॉरल करेक्टर कैसा है, और एक होता है आईडी सर्टिफिकेट कि हम ही हर्ष अग्रवाल हैं, ये प्रूफ देना होता है, ओके। उसके बाद में आपको चाहिए होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपका पूरा मेडिकल प्रोसेस होगा, आपका ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा बॉडी चेकअप किया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल में आपको ये करवाना रहता है, और जो एक डिस्ट्रिक्ट का चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है उसकी स्टैम्प विद साइन आपको यहाँ पे लगवानी होती है। वो स्टैम्प कब लगाएगा, जब आपके सारे टेस्ट जो हैं वो हो जाते हैं। अभी मान लो साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना होगा, सिविल हॉस्पिटल में सारे हर एक तरह के डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे आपको जाना होगा, वो आपका टेस्ट करेंगे एंड बताएंगे कि आप मेडिकली फिट हो या अनफिट हो। अभी आपका सबसे पहले अगर ऊपर देखें, साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना होता है, उसके बाद में ईएनटी के डॉक्टर के पास जाना होता है, जो होता है मतलब ईयर नोज एंड थ्रोट के। उसके बाद में आई स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। उसके बाद में आपका एक एक्सरे होता है, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स देखी जाएंगी। उसके बाद में आपका एचआईवी का टेस्ट होता है, आपका बोन टेस्ट होता है, ठीक है। और भी यार काफ़ी प्रकार के टेस्ट होते हैं, अभी आपको क्या बताऊं, मतलब अभी आप एक बार ये वैकेंसी आने दो, फिर पूरे एक एक प्रोसेस के ऊपर एक एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि फर्स्ट डीवी कैसे होता है, सेकंड डीवी कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, आपको क्या कुछ करवाना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तो, बट आप थोड़ा एक ओवरव्यू ले लो, ठीक है। उसके बाद में रेजिडेंट डिक्लेरेशन आपको सबमिशन करवानी पड़ती है। अभी रेजिडेंट डिक्लेरेशन क्या होता है, जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है ना, जिसके अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, जो इसके रूल्स है ज्वाइनिंग के रूल्स, उसमें होता है कि जो बीपीएम है उसका जहाँ पे जिस बीओ में सिलेक्शन हुआ है उसी के एरिया के अंदर उसको रहना होगा, उसको वहीं पे रिजाइड करना होगा, ठीक है। अभी वहां पे आप लीगली रहो या ना रहो, ये तो हो गई अलग बात, लेकिन आपको एक लीगली प्रूफ देना होता है कि हाँ मैं वहां पे रहता हूँ या रहती हूँ, ठीक है। अभी अगर आप एज ए बीपीएम किसी भी बीओ में मतलब ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको एक लिख के मतलब प्रूफ देना होगा, एक रेजिडेंट डिक्लेरेशन खुद की राइटिंग में लिख के देनी होगी कि मैं ये करके ऐसे ऐसे सिलेक्ट हुआ हूँ एंड मैं यहाँ पे अपने ही बीओ विलेज में रह रहा हूँ। और उसके ऊपर सरपंच जो होता है ना, वो गाँव का जो वो विलेज का सरपंच होता है, या फिर अगर वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी काउंसलर वगैरह है, उनके साइन विद स्टैम्प विद साइन लगवाकर, और ये आपको डिवीजन ऑफिस में अपने हेड ऑफिस में देनी होती है, और उसके बाद में आपको जो ज्वाइनिंग है वो दी जाती है, ठीक है। रेजिडेंट डिक्लेरेशन आपको देनी होगी अगर आप एज ए बीपीएम ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको विद इन अपने बीओ के विलेज के अंदर अंदर ही रहना होगा। और अगर आप एबीपीएम एज ए एबीपीएम ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके बीओ की जितनी भी डिलीवरी जुरिडिक्शन है, यानी कि आपका बीओ की जितनी भी हद है और जितना भी एरिया आपका बीओ कवर करता है,
उसी के अंदर अंदर ABPM को रहना होता है। तो ये 2 रूल्स हैं जो GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में है, जिसको कि खत्म करने के लिए भी हमारी जो यूनियंस है वो काफ़ी प्रयास कर रही हैं। उसके बाद में आपकी होती है पुलिस वेरिफिकेशन। आपके घर में पुलिस आएगी एंड मतलब वो आपका एड्रेस चेक करेगी कि आपने सही एड्रेस लिखा है या नहीं। उसके बाद में जो आपने डिटेल्स वगैरह अटेस्टेशन फॉर्म में फिलअप कर रखी हैं कि मैं इतने साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, वो आपके पड़ोसियों वगैरह से थोड़ी छानबीन करेंगे एंड देन आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में ये सब प्रोसेस होने के बाद में आपको मिलता है ट्रेनिंग लेटर कि आपकी इतनी दिन की ट्रेनिंग है एंड अभी आप अपने हेड ऑफिस में आओ, आपको हम काम सिखाएंगे, इतने दिन की आपकी ट्रेनिंग जो है वो होने वाली है। एंड जब आपकी वंस योर ट्रेनिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड देन यू विल बी गेट योर ज्वाइनिंग लेटर, और देन आपको अपना फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल जाता है। अभी देखो आप बोलोगे कि भैया इसमें तो ना इतने सारे प्रोसेस है, हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। कुछ नहीं करना होता। फर्स्ट डीवी जाओगे, मेन उसका होता है, 1 गेड़ आपका वहाँ पे लगेगा। सेकंड डीवी में 1 गेड़ आपका वहाँ पे रखेगा, ठीक है। उसके बाद में सीधा देखो वो सेकंड डीवी जब आपका हो जाता है ना, साथ ही साथ में अटेस्टेशन वगैरह सब कुछ दे देते हैं। उसके बाद में आपको 10 से 15 दिन दिए जाते हैं कि आप अपना मेडिकल भी करवा लो, और ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो है, ID सर्टिफिकेट जो है, ये आप सब कुछ इकट्ठे ही हमको जमा करवा देना। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको रोज की रोज दो, कल ही हमको चाहिए, नहीं, आपको टाइम देते हैं, वो टाइम लाइन देते हैं। एंड जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बन गया, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बन गया, ID सर्टिफिकेट बन गया, आपका रेजिडेंट डिक्लेरेशन हो गया, वो आप सब एक दिन इकट्ठे जाओ अपने हेड ऑफिस में दे दो एंड उसके बाद में सीधा आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी एंड उसके बाद में सीधा ही आपको ट्रेनिंग लेटर जो है वो मिल जाएगा। और ये सब यार प्रोसेस इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो अभी अगर हम कल को एज ए GDS BPM, एज ए GDS ABPM मतलब सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन पाते हैं और कल को ज्वाइनिंग करते हैं, तो ये सब ना चक्कर जो है, ये सब चक्कर है कैश का। हमको कैश के साथ खेलना है, हमको कैश के साथ मतलब जो है सारा काम कैश का ही होता है अपना, चाहे आप BPM हो चाहे ABPM हो। चलो ABPM को तो ज़्यादा नहीं होता, उसको तो डांकी बांटनी होती है, बट जो BPM है ना उसका पूरा एक काम बैंक के कैशियर जितना रहता है। जैसे कि कैशियर को पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, विड्रॉ करने होते हैं, अकाउंट्स वगैरह ओपन करने होते हैं, कैश कितना है कितना नहीं, कितना रखना है, क्या लिमिट है, BO की टाइमिंग्स क्या है। उसके बाद में अगर कोई आपकी कल को COD वगैरह कैश ऑन डिलीवरी की कोई रिसिप्ट आ जाती है या फिर कोई फॉरेन पार्सल आता है, उसकी कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह लगानी है, वो सारा काम रहता है एक BPM का। तो आपको यार कैश के साथ काम करना है, तभी ये इतनी सारी जो प्रोसेस है वो लगाए जाते हैं कि कल को अगर कोई फ्रॉड वगैरह हो तो आपको भी पकड़ा जाए, और अगर आप बिल्कुल सही हो तो जिसने फ्रॉड किया है उसको भी पकड़ा जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब प्रोसेस होता है। एंड जब भी ये सब प्रोसेस हो जाता है ना, तो आपको भी तसल्ली हो जाती है कि यार अभी कल को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मेरे ऊपर उंगली नहीं उठेगी, और डिपार्टमेंट को भी हो जाता है कि यार अगर कल को कोई दिक्कत परेशानी हुई तो हम बंदे को पकड़ सकते हैं, हमको बंदे का पता है कि बंदा कहाँ पे रहता है, ठीक है। बाकी ऐसी कोई चीज़ मामूली सी बात नहीं है, फ्रॉड वगैरह होना या किसी के साथ मतलब धोखाधड़ी होना आजकल मामूली बात तो है नहीं। बट फिर भी जो मतलब प्रोसेस हैं, जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इनके जो ज्वाइनिंग के रूल्स हैं, वो सबको हमको मतलब कंप्लीट करके एंड उसके बाद में ही जो ज्वाइनिंग है वो मिलती है। सो ये था यार पूरा प्रोसेस कि आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, सिलेक्शन से लेके ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस। बाकी वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी आएगी, वो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना, मोर फ्रॉम PCM वर्ल्ड, एंड फर्स्ट वीडियो जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हमने बाकी कट ऑफ की भी बात कर ली। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया अगर हमने जॉब छोड़ दी है तो हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। येस, आप बिल्कुल दोबारा अप्लाई कर सकते हो, बट आपको वहाँ पे NOC की जरूरत पड़ेगी। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो एक NOC वो मांगेगा कि अगर आपने पहले नौकरी की है, जॉब की है, तो उसकी आप NOC वहाँ पे अपलोड कर देना एंड देन यू विल बी गेट योर सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन आपको मिलेगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो या फिर कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज की वीडियो को फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।